अच्छा जी। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, जो आज हम करेंगे, जो चीज़ हम आज समझेंगे, वो एक लास्ट मेथड है डेप्रिसिएशन का, सबसे लास्ट वाला मेथड है, जिसको हम प्यार से कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, ये जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे लास्ट वाला मेथड है हमारे पास, जिसको हम प्यार से कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। सर ये क्या होता है? आई होप कि आप लोगों ने आरबीएम एंड एसएलएम ये अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। सवालात वगैरह जो हमने किए होंगे उसको एक बार दोबारा भी गो थ्रू किया होगा, और मैं पर्सनली बोलूंगा गो थ्रू कीजिएगा। सो रिवोल्यूशन मेथड क्या होता है? आरबीएम और एसएलएम होते हैं टाइम बेस्ड मेथड। टाइम बेस्ड मेथड मतलब ये उन चीज़ों पे लगाए जाते हैं जिनकी हमारे पास कॉस्ट भी अवेलेबल हो, जिनकी हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी अवेलेबल हो, जिनकी यूजफुल लाइफ का भी हम अंदाजा कर सकते हो, और हमें ये भी बताओ कि उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आनी है। जब किसी चीज पे डेप्रिसिएशन लगाई जाती है ना, तो देर आर फोर थिंग्स दैट आर नेसेसरी। फोर थिंग्स, एक होती है कॉस्ट, एक होती है स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, एक होती है मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस कितनी है, और एक होती है यूजफुल लाइफ। सर क्यों? सर क्योंकि हमें बार दफा डिसाइड करना होता है एसएलएम लगाएं, आरबीएम लगाएं। तो अगर एक चीज हमें इक्वल बेनिफिट देगी, हर साल इक्वली प्रोडक्टिव होगी, तो उस पर हम फिर एसएलएम लगाते हैं। अगर एक चीज अर्लियर ईयर में ज्यादा बेनिफिट देती है, लेटर ईयर्स के अंदर कम बेनिफिट देती है, उस पर फिर हम आरबीएम लगाते हैं। फिर जाहिर सी बात है, आपने परसेंटेज लगानी होती है, एक प्रॉपर फार्मूला है, तो इन चारों चीज़ों की हमें नीड पड़ती है, और फिर हम रिवाइज भी करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, मतलब चीज़ों को अपडेट भी करते रहते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे पास कुछ नॉन करंट ऐसे एसेट ऐसे होते हैं, गौर से सुनिएगा, हमारे पास कुछ नॉन करंट एसेट ऐसे होते हैं कि ये जो चार चीज़ें मैंने बताई ना आपको, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, उसके बाद जो है यूजफुल लाइफ, उसके बाद जो है आपको मैंने बताया मेंटेनेंस, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, या डिफिकल्ट होता है। एक मिनट की जगह मैं व्हाट्सएप बंद करूँ, मैंने तंग करता रहेगा बीच में। अच्छा जी। सो गाइस, मैं क्या कह रहा था, कभी कभार हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नॉन करंट एसेट ऐसे ऐसे होते हैं कि, एक मिनट, कुछ हमारे पास नॉन करंट एसेट ऐसे होता है कि डिफिकल्ट टू कीप रिकॉर्ड, कि उनका रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं होता, डिफिकल्ट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ईच एलिमेंट। एलिमेंट से मुराद उनकी कॉस्ट क्या है, एलिमेंट से मुराद उनकी स्क्रैप वैल्यू क्या है, एलिमेंट से मुराद उनकी यूजफुल लाइफ क्या है, उनकी मेंटेनेंस कितनी आती है, इसका रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात, या तो वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल आइटम होते हैं, मतलब यानी उनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। मैं वर्ड लिखूंगा स्मॉल वैल्यू आइटम। ठीक है, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू आइटम होते हैं, मतलब यानी अगर एक बिजनेस डील करता है फॉर सपोज लाखों रुपए की मशीनरी में, यानी 1-1 लाख की मशीन होती है, तो जिन आइटम की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वो होंगे 1000 रुपए के, 2000 रुपए के, और फिर ज्यादा होते हैं, मतलब एक नहीं होता, कहीं ज्यादा होते हैं। सर एग्जाम्पल दें, हम जब मशीनरी लेते हैं तो मशीनरी के लिए हमें टूल बॉक्स भी चाहिए होता है। हम जब मशीनरी लेते हैं तो मशीनरी के लिए हमें टूल बॉक्स भी चाहिए होता है। टूल बॉक्स में आपका स्क्रू ड्राइवर आ जाता है, ठीक है ना। टूल बॉक्स में आपका जो पलास वगैरह जो होता है वो भी आ जाता है, ठीक है। अब ये जो चीजें होती है ना, लाइक स्क्रू ड्राइवर हो गया, हैमर हो गया, पलास वगैरह हो गया, ये चलते साल से ज्यादा है, ये चलते साल से ज्यादा है। मतलब आप इनको कह सकते हैं कि दीज आर नॉन करंट एसेट, ये 1 साल से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सीन क्या है कि इनको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? अब आपके पास स्क्रू ड्राइवर एक थोड़ी होगा, कई सारे होंगे, और फिर हर स्क्रू ड्राइवर की कॉस्ट अलग होती है, हर स्क्रू ड्राइवर की यूजफुल लाइफ अलग होगी, कौन उसका रिकॉर्ड रखता है फिर? मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बात करने जा रहा हूँ? गाइस यस एंड नो, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बात यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है कि रिकॉर्ड रखना पॉसिबल नहीं हो पाता जी।
अच्छा, इन चीजों को प्यार से कहते हैं लूज टूल्स, जिनकी मैं बात कर रहा था, इनको प्यार से क्या कहते हैं? लूज टूल्स। तो लूज टूल्स हमारे पास हो गए, इनका जो रिकॉर्ड रखना होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर रख भी लेते हैं तो बहुत, यानी पैसे खर्च आ रहे होंगे, फायदा नहीं हो रहा होगा कि चीज का रिकॉर्ड फिर अपडेट करना। इनको डेप्रिशिएट कैसे किया जाए? द क्वेश्चन इज हाउ टू डेप्रिशिएट देम। इनको डेप्रिशिएट कैसे किया जाए? इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और बिजनेस है, वहां पर क्या होता है, जैसे क्रॉकरी वगैरह होती है, क्रॉकरी वगैरह, जैसे क्रॉकरी से मुराद ये कि अ, हम हमारे पास स्टाफ के लिए बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, स्टाफ के लिए हमने पतीला वगैरह खाने के लिए ये सारा मंगवाया हुआ है। ठीक है, बर्तन हो गए, चाय के कप हो गए, ये सारी चीजें हमने रखी हुई हैं स्टाफ के लिए। अब अगेन ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और समटाइम साल से ज्यादा भी चलती हैं। मतलब पतीला वगैरह मंगवाया, वो साल से ज्यादा चल रहा है हमारे पास। जी, हांडी वगैरह जो होती है हमारे पास, ये साल से ज्यादा चल रहे होते हैं। चाय के कप होते हैं, नसीब की बात है साल से ज्यादा चलते हैं, अगर लड़ाई झगड़े नहीं हो, ठीक है, बर्थडे वर्डे नहीं हो, तो फिर तो साल से ज्यादा चलने वाले हैं। तो इन चीजों को डेप्रिशिएट कैसे किया जाए? द क्वेश्चन इज, इनको कैसे डेप्रिशिएट किया जाए? तो इनके लिए फिर हम एसएलएम या आरबीएम मेथड यूज नहीं करते। इनके लिए हम एसएलएम या आरबीएम मेथड यूज नहीं करते, और एक बड़ा आसान सा तरीका होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, लाइक डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? मैंने फायदा कितना उठाया एक चीज का, पूरे साल में एक चीज का फायदा कितना उठाया। मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलता हूँ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? पूरे साल में मैंने एक चीज का फायदा कितना उठाया, इन शॉर्ट। तो देखिए, मैं एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ। मैंने पूरे साल में 1 लाख रुपए की मैंने क्या किया? क्रॉकरी ली। 1 लाख रुपए की मैंने क्रॉकरी ली। साल के आखिर में ज़ाहिर है कुछ टूट गए होंगे, कुछ खत्म हो गए होंगे। साल के आखिर में पता चला मैंने 70,000 मेरे पास क्या है? क्रॉकरी बच गई। साल के शुरू में कितनी थी? साल के शुरू में मेरे पास थी 1 लाख, और साल के एंड पे मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला मेरे पास जो क्रॉकरी बच गई है, सही हालत में, सही कंडीशन में है और अगले साल भी चल सकती है, वो 70,000 है। मुझे पता है मैंने कितना फायदा उठाया। इस साल मैंने कितनी कंज्यूम की? इस साल मैंने क्रॉकरी कितनी कंज्यूम की? 1 लाख में से मैंने कितना फायदा उठा लिया? ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। जी गाइस, शाबाश, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। आप सबने सही फरमाया कि सर हमारे पास 1 लाख का माल था और 1 लाख में से 70,000 बच गया, तो इट मीन्स हमने 30,000 क्या कर लिए? कंज्यूम कर लिए। और ये 30,000 ही डेप्रिसिएशन है। ये 30,000 ही हमारी क्या है? डेप्रिसिएशन है। 30,000 इज अवर डेप्रिसिएशन। तो इसी तरीके से यही टेक्निक यूज की जाती है हमारे पास लूज टूल्स के अंदर, और इस तरह के जो छोटे छोटे आइटम होते हैं इनके लिए हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं और टी अकाउंट भी बनाते हैं। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग, हम सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग वैल्यू। अच्छा, यहाँ वैल्यू ली जाती है, ठीक है। वैसे वैल्यू से क्या मुराद है? क्योंकि जाहिर बात है जो आइटम आपके बस बच जाएगा उसकी वो वैल्यू नहीं होगी, तो मार्केट से जाके अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे पास जो आइटम बच गए उनकी क्या वैल्यू है। ठीक है, तो पेपर में सवाल आसान आता है, लेकिन अगर वो आपको ओपनिंग की कॉस्ट भी दे दे और उसकी वैल्यू भी दे दे, लिखा होगा एट वैल्यूएशन, और उसकी कॉस्ट भी दी हुई होगी, कोशिश कीजिएगा उसकी वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हम क्या करते हैं? फर्दर परचेजेस ऐड कर देते हैं। अगर हमने इस साल कोई क्रॉकरी फर्दर बाय की है या कोई लो स्टूल फर्दर बाय किया तो वो ऐड कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा जी, कभी कभार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम यूज नहीं करते, बेच देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम खुद यूज नहीं करते, बेच देते हैं। तो उनकी जो भी वैल्यू होगी हम क्या कर देंगे? यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो हमने बेचे हैं ना, डिस्पोजल, ठीक है, हम वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देते हैं? ताकि हमारे पास प्रॉपर डेप्रिसिएशन है। अगर हम उसको माइनस नहीं करेंगे ना यहाँ से, तो वो भी हमारी डेप्रिसिएशन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं? आपको क्लोजिंग वैल्यू दी हुई होगी, क्लोजिंग वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू दी हुई होगी, क्लोजिंग वैल्यू क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास कहलाएगा डेप्रिसिएशन, या कंजम्पशन भी कह सकते हैं उसको। वो हमारे पास कहलाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, इसका टी अकाउंट्स भी समटाइम लोग बनाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ टी अकाउंट इसका कैसे बनेगा।
अगर 2 साल की आपको निकालनी हो ना पेपर में, तो फिर बेटर ये कि आप टी अकाउंट बना लें। अगर 2 साल की 3 साल की पेपर में निकालनी हो तो आप टी अकाउंट बना लें। तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर सपोज नॉन करेंट एसेट, ठीक है। यहाँ हम बैलेंस बीडी लिखते हैं। इसमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से नहीं बनता, लूज टूल्स के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से नहीं बनता। तो हम सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख देते हैं। बैलेंस बीडी के बाद अगर हमने इस साल कोई परचेजेस की है तो हम वो लिख देते हैं डेबिट साइड पे। अगर हमने कोई परचेजेस की है, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ बेची है तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम बैलेंस सीडी लिख देते हैं। ये चीज़ें सवाल में दी हुई होती है। बैलेंस सीडी आपको सवाल में दिया होगा, आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया होगा, बैलेंस सीडी भी दिया होगा, परचेजेस भी दी होगी। अगर कोई डिस्पोजल है तो वो भी दिया होगा। बाज़ दफ़ा डिस्पोजल सवाल में नहीं होता, नहीं होता तो नहीं लिखना आपने, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का भी क्रेडिट साइड का भी। मोस्टली डेबिट साइड हायर होती है और क्रेडिट साइड लोअर होती है। तो जो भी डेबिट साइड का टोटल आएगा वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो हमारे पास कहलाएगा डेप्रिसिएशन। तो इसमें अलग से टी अकाउंट नहीं बनता डेप्रिसिएशन का। इसमें आपका डेप्रिसिएशन का अलग से क्या नाम है, कोई टी अकाउंट नहीं बनता। डेप्रिसिएशन का कोई अलग से टी अकाउंट नहीं बनता, एक ही अकाउंट के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वाला तरीका है और एक हमारे पास ये वाला तरीका है। दोनों तरीके वैलिड है, आप दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल करा देता हूँ, छोटी सी एग्जाम्पल करा देता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास ओपनिंग जो है, ओपनिंग लूज टूल्स एट वैल्यूएशन, वो उसने सवाल में दिए में कितने, 10,000, ठीक है, 10,000। और हमने परचेज किए हैं कितने, हमने परचेज किए हैं लूज टूल्स कितने, डॉलर में कितना, 30,000, ठीक है। और हमने कुछ बेचे हैं, हमने क्या किया, डिस्पोज ऑफ किए हैं, डिस्पोजल ऑफ लूज टूल्स। बेटा जब भी डेप्शन कैलकुलेट करनी हो ना, एक चीज याद रखेगा, जब भी डेप्शन कैलकुलेट करनी हो एक चीज हमेशा याद रखना, सेलिंग प्राइस नहीं यूज होती डेप्शन करने की, डेप्शन मालूम करने के लिए कभी भी यूज नहीं होती। सेलिंग प्राइस का कोई काम नहीं होता डेप्रिसिएशन फाइंड करने में, डेप्शन कैलकुलेट करने में। तो डिस्पोजल ऑफ लूज टूल हैविंग वैल्यू $5,000 have disposal of loose and sold at, ये सेलिंग प्राइस है, एंड सोल्ड एट 3,500, 3,500। और साल के आखिर में आपको दे देता है क्लोजिंग, के क्लोजिंग लूज टूल्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है। ये क्लोजिंग लूज टूल्स हमारे पास कितने हैं वो आपको दे देता है। फॉर सपोज क्लोजिंग लूज टूल्स दे देता है 18,000। अब आप मुझे बताएं डेप्शन कितनी हुई है, अंदाजन बताएं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितनी हुई होगी। ओके, मैं देख लेता हूँ फातिमा बेटा आप सही बता रही नहीं बता रही। आई होप कि आप सही बता रही होंगी, आई होप आप सही बता रही होंगी। जी, बाकी लोग भी बताएं कितनी हुई है। जी बेटा, बेटा मैं शायद सबको पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोगों को तो नहीं पढ़ा रहा मैं। हाँ बेटा, तलहा, कश्यप बेटा आप लोग भी बताएं। जी गाइस देखें, चलो मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने शायद नहीं बोलने का रोजा रखा होगा, कोई मसला नहीं है। देखें 10,000 ओपनिंग वैल्यू थी, मैंने 10,000 लिखा। 10,000 हमारे पास क्या ओपनिंग वैल्यू है, मैंने 10,000 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। 10,000 मेरे पास ओपनिंग है, मैं लिख दिया।
उसके अंदर हम प्लस कर देंगे परचेजेस। परचेजेस कितना है 30,000, मैंने परचेजेस प्लस कर दिया। फिर मैंने बेचा है। मैंने अगेन बताया जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, महा बेटा बहुत आला, कश्यप बेटा बहुत आला, फातर बेटा बहुत आला, बिल्कुल सही बताया। हम जब एक चीज बेचते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस भी दी हुई होगी, उसकी वैल्यू भी दी हुई होगी। सेलिंग प्राइस हमेशा यूज होती है लॉस एंड गेन मालूम करने के लिए। जब आप अकाउंट बनाते हैं ना डिस्पोजल का, उसके लिए यूज होती है, लॉस एंड गेन मालूम होने के लिए यूज होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने, यहाँ इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम लेंगे बुक वैल्यूज की, या वैल्यू लेंगे, वो आपको दी हुई है। वो कितनी है 5,000, मैं 5,000 माइनस करूंगा, और हमारे पास 18,000 जो है वो उसकी क्लोजिंग दी हुई है, वो भी माइनस करूंगा। मुझे पता है टोटल कितना है, ये आ जाएगा हमारे पास 40,000, और 40,000 में से आप माइनस कर दें 5,000 और 18,000, कितना हो जाएगा? आई थिंक से ये हो जाएगा 18,500, क्योंकि 40,000 में से हम 5,000 माइनस कर देते हैं, ये 35,000 हो जाता है। और 35,000 में अगर आप 18,000 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 17,000। जी 18,500। ओके बेटा, ओके बेटा, सही बता रहे हैं बेटा आप लोग जो है, ठीक है गैस, यहाँ तक सही है बेटा? मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, मुझे सही नहीं बता रहे। जी गैस, देखो 40,000 है, 40,000 में 5,000 माइनस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 35,000। 35,000 में जब आप 18,000 फर्दर माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17,000, ठीक है ना? ओके गाइस, असल में आप सब लोगों ने 18,500 बताया था तो मैं परेशान हो गया था। ठीक है, तो अगेन मैं बताऊं, ये जो आप लोगों ने पता है क्या मसला किया, आप लोगों ने ये सेलिंग प्राइस यूज कर ली। मैंने अगेन बताया था सेलिंग प्राइस हम यूज नहीं करते, हम डिस्पोजल में हमेशा वो लेते हैं, इसकी बुक वैल्यू लेते हैं, बुक वैल्यू लेते हैं। सेलिंग प्राइस का जो काम होता है ना, वो गेन एंड लॉस कैलकुलेट करने में होता है, ये बात हमेशा याद करना। हम हमेशा जब भी अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ भी बुक वैल्यू लेंगे, और अगर स्टेटमेंट फॉर्म में करें तो यहाँ भी डिस्पोजल की बुक वैल्यू लेंगे, ठीक है बेटा? इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक और चीज सर, एक सवाल पैदा होता है कि सर हमने जो चीज बेची है इसमें गेन एंड लॉस कितना हुआ है? देखें, ये देखें लूज टूल्स हैं, ये हमने बेचे हैं। एक सवाल पैदा होता है कि सर इस पे हमें गेन एंड लॉस कितना हुआ था? इसके लिए मैं एक इक्वेशन लिखवा लेता हूँ, वो आप याद कर लें। एक इक्वेशन लिखवा देता हूँ, वो आप हमेशा याद कर लें। अच्छा, कोशिश कीजिएगा डिस्पोजल का अकाउंट बनाइएगा, उससे काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर फिर भी मसला हो तो ये इक्वेशन याद कर लें। सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, अगर आपको फायदा हो रहा है तो ये गेन होगा, मतलब प्लस में आंसर आएगा। अगर आपको माइनस में आंसर आ रहा है तो ये लॉस है आपका, ठीक है ना? ये एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर लें, ये आप यूज कर सकते हैं जब भी कभी इस तरह के सवाल आ जाए। मैं क्या मतलब जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। सेल प्रोसीड का मतलब है जो मशीन आपने कुछ बेचा है ना, उसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, ठीक है ना? सेल प्रोसीड का मतलब ये आपने उसको बेचा होगा, जाहिर एक प्राइस डिसाइड की होगी, तो वो प्राइस क्या थी जो आपको रिसीव हुई। और बुक वैल्यू का मतलब है उसकी औकात, आपके नजदीक उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी बुक वैल्यू क्या थी, ठीक है? तो वैसे तो आप डिस्पोजल का अकाउंट ही बनाया करें, लेकिन अगर ये इक्वेशन यूज करें तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बुक वैल्यू आएगी, और आप सबको पता है, चलो इस सवाल में तो बुक वैल्यू दी हुई है उसकी, लेकिन कभी कभार क्या होता है वो कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन अलग से बताता है, तो हम कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमने जो मशीन बेची है उसमें हमें गेन एंड लॉस कितना हुआ है? तो हम सेल प्रोसीड में लिखेंगे $3,500, ये हमने बेचा था, ये देख लें, ये सेलिंग प्राइस है उसकी, यहाँ सेलिंग प्राइस आती है। माइनस कर देंगे इसमें से बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर दी हुई है 5,000, ये देख लें, ये आपके सामने दी हुई है बुक, सॉरी ये वाली बुक वैल्यू दी हुई है 5,000, ये इसमें से माइनस कर देंगे, और आप देखेंगे एक मशीन थी उसकी औकात 5,000 थी, और 3,500 में आपने बेचा है, तो आपके पास लॉस आएगा, आपके पास माइनस में आंसर आएगा कोई अराउंड 1,500 के करीब। आप चाहे माइनस लगाएं या माइनस नहीं लगाएं, इसके आगे लिख दें 1,500 लॉस। यहां तक बात क्लियर है मेरी? जी अच्छा जी, अब वेट कीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल करवाता हूँ पास पेपर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बेटे, ये क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही आया क्वेश्चन है।
इसमें रिवोल्यूशन मेथड भी हम देख लेंगे, उसका सवाल भी है। अगर आप बोलेंगे तो पहले रिवोल्यूशन मेथड करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, और हम बाकी काम भी कर लेंगे। तो इसमें कह रहा है अट्टो इलेक्ट्रिकल हैड द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट एट 31 मार्च 2013। प्रीमिसेस की कॉस्ट भी दी हुई है और नेट बुक वैल्यू भी दी हुई है। इसी तरीके से मोटर व्हीकल की कॉस्ट भी दी हुई है और नेट बुक वैल्यू भी दी हुई है, और कंप्यूटर की भी नेट बुक वैल्यू दी हुई है। बेसिकली ये कंफ्यूज करने के लिए इसने नेट बुक वैल्यू दी हुई है। वैसे ज्यादातर सवालों में होता है क्या है, ज्यादातर सवालों में वो कॉस्ट देता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से बताता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से बताता है। तो यहाँ तंग करने के लिए उसने ऐसा किया है, ठीक है ना। अगर हमें निकालना हो ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, निकाल सकते हैं, जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर हमें देखना हो कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना है, तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं, यानी पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी भी मालूम कर सकते हैं। लाइक हम सबको पता है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। तो हमारे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी, 50,000 सॉरी, और नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 48,000। इसका मतलब है कि उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी है अब तक, 2,000 हो चुकी है। इसी तरीके से हमारे पास मोटर व्हीकल आ रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 16,000, और अभी इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ रही है, 12,000। मतलब कितनी डेप्रिसिएशन उसकी हो चुकी है, 4,000 उसकी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत वैसे थी नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना पड़े तो मसला होगा आपको। तो आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है प्रेमिसेस पे 2% लगाना है। एक मिनट सबर कीजिएगा। अच्छा जी बेटा, सो यहाँ पे कह रहा था हमारे पास, वो कह रहा है कि प्रेमिसेस आर डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 2% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रेमिसेस को हम डेप्रिसिएट करते हैं 2% पर एनम, और स्ट्रेट लाइन मेथड हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके गाइस। और मोटर व्हीकल को हम डेप्रिसिएट करते हैं 25%, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं। और कंप्यूटर पे लगता है रीवैल्यूएशन मेथड लगता है। ओके। और उसके बाद कह रहे हैं हम फुल ईयर पॉलिसी लगाते हैं ऑन ऑल नॉन करंट एसेट ओन्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सब पे फुल ईयर लगती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं पहला साल है 31 मार्च 2014, मतलब पहले साल का एंड है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हमने कोई भी परचेज नहीं की, कोई भी सेल नहीं की। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, हमने ना कोई परचेज की है ना कोई सेल की है। ओके, मतलब जो हमारे पास पुराना माल था वही पूरा साल था। उसके बाद सेकंड ईयर में कह रहा है, मतलब जो दूसरा साल था इसका, उसमें कह रहा है कि हमने कुछ परचेजेस की और वो परचेजेस आपको दी हुई है। प्रीमिसेस की 30,000 है, मोटर व्हीकल की 9,000 है, कंप्यूटर की 3,200 है। 3,200 है। अभी मैं कंप्यूटर पे जरा फोकस कर रहा हूँ, उसके लिए यूज हो रहा है रिवोल्यूशन मेथड। और नीचे कह रहा है कंप्यूटर की जो वैल्यू है, लाइक क्लोजिंग वैल्यू, ओपनिंग तो ऊपर दी हुई है 6,000, 31 मार्च 2014 को इसकी क्लोजिंग वैल्यू थी 4,200, और 31 मार्च 2015 को क्लोजिंग वैल्यू थी 6,000। ये दोनों दी हुई है इसने, ठीक है। और ये जो ऊपर 3,200 की परचेजेस थी ना, ये कब हुई है, ये 2015 वाले साल में भी है, 2015 वाले साल में भी है। तो उसने पहला सवाल ये दिया है कि कंप्यूटर की क्या नाम है, डेप्रिसिएशन फाइंड करें, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ, बस ओपनिंग याद रखिएगा। ओपनिंग कितना है, 6,000। तो सबसे पहले हम आते हैं 2014 के लिए आते हैं। ओपनिंग कितना था हमारे पास, 6,000। मैं 6,000 लिख दूंगा। अच्छा, 2014 वाले साल में हमने कोई भी परचेज एंड कोई भी सेल नहीं की, ऊपर बताया हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ कोई भी परचेज नहीं आएगा, और कोई भी सेल नहीं की तो कोई भी सेल नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, बैलेंस सीडी लिखना है। बैलेंस सीडी लिखना है तो वो उसने ये रहा दिया हुआ है, बैलेंस सीडी आपको ये रहा दिया हुआ है कि भाई ये हमारा बैलेंस सीडी है, ठीक है। ये इसने हमें दिया हुआ है, तो हम इस बैलेंस सीडी को उठा लेते हैं। कितना है हमारे पास बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी हमारे पास है 4,200। दोनों साइड का टोटल करें, दोनों साइड का टोटल करें, ये हो जाएगा 6,000, ये हो जाएगा 6,000, और 4,200 माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, आपके पास 1,800 आ जाएगा। 1,800 हमारी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन हो जाएगी। यहां तक मेरी बात क्लियर है जी गाइस, यहां तक मेरी बात क्लियर है। ओके, ये सीडी आगे जाके क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। ये सीडी आगे जाके क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा 4,200। अब ये 2015 के लिए बन रहा है, ये जो मैंने बनाया था ये 2014 के लिए था। 2014 में हमारे पास ओपनिंग दिया हुआ था, मैंने ओपनिंग लिखा। सीडी दिया हुआ था, मैंने सीडी लिखा। परचेज एंड डिस्पोजल थे ही नहीं, परचेज एंड डिस्पोजल थे ही नहीं, तो मैं नहीं लिखे। और मैंने कहा था टी अकाउंट में क्या होगा, जैसे मैंने अभी सिखाया आपको, आपने सारी वैल्यूज लिख देनी है।
आपके पास बैलेंसिंग फिगर जो आती है ना, वो सीधी नहीं होगी, फिर वो डेप्रिसिएशन कहलाएगी। ये सीधी आगे जाके बीडी बन जाएगा। अब 2015 में आपने परचेज किया है कंप्यूटर को, 2015 में आपने 3,200 का कंप्यूटर परचेज किया है। आप देख लें, ये रहा दिया हुआ है 3,200 का। तो हम क्या करेंगे, 3,200 की हम यहाँ लिख देंगे परचेजेस, और आगे जाके हम सीडी लिखेंगे। सीडी आपको सवाल में ये रहा गिवन है, आप देख सकते हैं 6,000, तो हम 6,000 यहाँ सीडी के तौर पे लिख लेते हैं। और दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,200 प्लस 3,200, ये हो जाएगा 7,400, ये हो जाएगा 7,400, और 6,000 माइनस करके आपके पास आ जाएगा 1,400, और ये हमारी हो जाएगी डेप्रिसिएशन। जी गाइस, यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई इशू? सर बैलेंस सीडी 6,000 क्यों है? बैलेंस सीडी क्यों है 6,000? देखो, बैलेंस सीडी आपको सवाल में देगा। तो पहले जो मैं बना रहा था, पहले मैं 2014 के लिए बना रहा था, तो 2014 का जो बैलेंस सीडी है वो ये रहा। दूसरा जो मैं बना रहा हूँ 2015 के लिए बना रहा हूँ, तो 2015 में जो सीडी है ये रहा, देख लें 6,000, ये रहा 6,000 हमारे पास। मैंने यही उठा के 6,000 लिखा है यहाँ पे। ठीक है गाइस? अच्छा, अब चलते हैं, ये था कंप्यूटर की कहानी। पहले साल की 1800 आई थी, और दूसरे साल की कितनी आई थी? 1400 आई थी। अच्छा, इसने पेपर में क्या है, अपने हिसाब से आपको इसी पेपर पे करना होता है काम। तो इसलिए क्या है, अपने हिसाब से मतलब आपको वो दिए हुए थे, आप भले साइड पे वर्किंग करके आप इसमें लिख सकते हैं। लाइक पहले साल की 1800 आई, आप 1800 लिखते हैं। दूसरे साल की 1400 आई, आप 1400 क्या करते हैं, लिख लें। ये था हमारे पास कंप्यूटर का। अब आते हैं प्रीमिसेस के ऊपर आते हैं। अब प्रीमिसेस पे आ जाए। प्रीमिसेस को देख लें कौन सा मेथड लग रहा है सर। एसएलएम लग रहा है और 2% है। एसएलएम लग रहा है और 2% है। तो पहले साल में तो कोई परचेज नहीं की, कोई डिस्पोजल नहीं की। हमारे पास 50,000 रुपए की प्रीमिसेस थी, सिर्फ 50,000 की प्रीमिसेस थी बस, और उसकी कॉस्ट भी आ रही है। मुझे बताएं पहले साल में डेप्शन कितनी आएगी? जी गाइस, जो 2014 है, वी हैव ओनली, जो हमारे पास नॉन कमर्शियल अवेलेबल है प्रीमिसेस, वो सिर्फ 50,000 है बस। ना कोई परचेज किए, ना कोई सेल किए। बाकी लोग भी बताएं बेटा। सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, पहले साल में हमारे पास अगर हम बात करते हैं 31 मार्च 2014 बात करते हैं, तो हमारे पास एक ही मशीन, एक ही प्रीमिसेस था, 50,000 का, 50,000 का। हम 50,000 पे, मैं एक मिनट ये सारा बता देता हूँ तो आपकी आसानी हो जाएगी। हमारे पास 50,000 की प्रीमिसेस थी, तो 50,000 पे हम लगा लेते हैं 2%। ये कितना आ जाएगा मुझे बताएं? ये आ जाएगा 1,000। तो पहले साल की तो होगी ही 1,000, सिर्फ 1,000 होगी। ठीक है ना? 1,000 सिर्फ पहले साल में आएगी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर आते हैं। नेक्स्ट ईयर क्या है, ये 50,000 तो है ही है, हमने बेचा नहीं है इसको। ये 50,000 तो है ही है, हमने बेचा नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, 30,000 की एक और भी बाई की है, 30,000 की एक और भी बाई की है। ठीक है, ये तो है ही है, लेकिन हमने 30,000 की क्या किया, एक और भी बाई की है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 50,000 तो थी हमारे पास, उस पर तो वैसे ही लगानी है, वो हो जाएगा 2%, एसएलए में कॉस्ट पे लगेगी। और 30,000 की हमने एक और बाई की है, तो 30,000 पे भी लगा लेंगे 2%। मुझे बताएं ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,000। और हमने 30,000 की एक और बाई की थी, उस पर भी लगाएं 2%। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारे पास आ जाएगा 600, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और टोटल निकालेंगे, टोटल आपके पास हो जाएगा 1,600। तो पहले साल की कितनी आ गई? 1,000। और नेक्स्ट ईयर 2015 उसकी कितनी आ गई? 1,600। यहां तक बेटा कोई इशू? यहां तक बेटा मुझे रिस्पॉन्स करें, बेटा रिस्पॉन्स करें, खामोश रहेंगे मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। बेटा, जो 2014 वाला साल है, वी वर हैविंग ओनली प्रीमिसेस कॉस्टिंग 50,000 बस, तो मैंने उसी पे लगाई। जो नेक्स्ट ईयर है उसमें हमने 30,000 की फर्दर भी ली थी। और एक मशीन पे डेप्सन तब तक लगती जब तक उसको बेचते नहीं है, तब तक लगती जब तक उसको बेचते नहीं है। ठीक है, तो 50,000 पे लगती रहेगी। तो ये नीचे उसने कॉलम दिया था, उसमें हम क्या करेंगे,
यहाँ प्रेमिसेस में जाके लिखेंगे 1000, ये इसकी 2014 की थी, और यहाँ मैं लिख दूंगा 1600, ये उसकी 2015 की थी। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे पे आ जाते हैं। बोझो बिल्कुल 10 पेजेस हो। अब आते हैं जरा मोटर व्हीकल के ऊपर आते हैं। अच्छा जी, अब सीन सुनना। मोटर व्हीकल पे ये जरा इंपॉर्टेंट है, यहां मैं आप सब लोगों की तवज्जो चाहूंगा। जो मोटर व्हीकल है ना हमारे पास, उस पे 25% है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रूल ये होता है कि आपने क्या करना है, बुक वैल्यू पे लगानी है। अगर मशीन का पहला साल है तो कॉस्ट पे लगाएंगे अगर पहला साल है। लेकिन अगर मशीन की पहला साल नहीं है, दूसरा या तीसरा साल है, यानी वो डेप्रिशिएट हो चुका है, देन बुक वैल्यू पे लगाना है। तो अगर आप जरा देखें, ये मोटर व्हीकल है, ये उसके आगे कॉस्ट लिखी हुई है, ये उसके आगे बुक वैल्यू लिखी हुई है, मतलब ये डेप्रिशिएट हो चुका है। 4000 इसकी डेप्शन पहले से हो चुकी है, और अभी इसकी जो बुक वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 12000 आ रही है। तो इनिशियली हम कॉस्ट पे लगाते हैं और सब्सिक्वेंटली हम क्या करते हैं, बुक वैल्यू पे लगाते हैं। तो ये मोटर व्हीकल का पहला साल नहीं है, ये चलती हुई आ रही है। तो 2014 में हमें लगानी है डेप्रिसिएशन, तो हम क्या करेंगे, बुक वैल्यू पे लगाएंगे। अच्छा जी, तो 2014 की हम बात कर रहे हैं, 31 मार्च 2014 हमें डेप्सन लगानी है इस पर। तो हमारे पास बुक वैल्यू कितनी है सर, 12000 है। कितनी है, 12000 है। तो 12000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 25% से। 25% से बताएं कितना आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आ जाएगा हमारे पास 3000। 3000 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक सही है बेटा। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन हो गई 31 मार्च 2014 की, हमारे पास क्या नाम है, डेप्रिसिएशन आ गई। अब नेक्स्ट ईयर है। मुझे बताएं, ये मशीन मैंने बेची नहीं है, तो इस पर लगेगी या नहीं लगेगी, मुझे बताएं। हमने फर्दर एक और खरीदी है लेकिन इसको बेचा नहीं है, ये मशीन कंटिन्यूड है। तो मुझे बताएं, अकॉर्डिंग टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इस मशीन की डेप्शन कितनी आएगी नेक्स्ट ईयर। बी क्विक गाइस। यही 12000 वाली जो है, जब मैं नेक्स्ट ईयर लगाऊंगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, नेक्स्ट ईयर इसकी कितनी डेप्शन आएगी। जी गाइस, बी क्विक। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, एक्सीलेंट गाइस। सर हम क्या करेंगे, 12000 में से पहले ये 3000 माइनस करेंगे, और उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे 25% से। ठीक है, तो 12000 में से 3000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 9000, और 9000 का 25% निकालेंगे, वी विल गेट 2250। ठीक है, ये हो गई इस मशीन की डेप्रिसिएशन। अच्छा, क्या हमने कोई और परचेज की है। अगर हमने कोई और परचेज की है तो उस पर भी लगानी होगी, क्योंकि डेप्शन तो सब पे लगती है, और हमें इनकम स्टेटमेंट में टोटल लेके जाना होता है। तो अगर आप सवाल में जरा देखें, 2014 में तो कोई भी परचेज एंड सेल नहीं किया था, तो हमने 12000 पे लगाई थी। लेकिन 31 मार्च 2015 में हमने एक मोटर व्हीकल और भी परचेज की है। आप सवाल में जाके देख सकते हैं, 9000 की एक और भी परचेज की है, तो इस पे लगाएंगे। अब इसका पहला साल है तो इसमें तो कॉस्ट पे लगती है, क्योंकि प्राइम डेप्शन तो इसकी है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 9000 को जो हमने परचेज किया, हम 9000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25% से। इसकी भी आ जाएगी 2250, और हम टोटल करेंगे तो टोटल डेप्शन हमारे पास आ जाएगी 4500। ये नेक्स्ट ईयर की क्या है, डेप्रिसिएशन। यहां तक बातें क्लियर है मेरी। देखो पहले ही बता चुका हूं, ईयर एंड पे जब भी डेप्शन लगेगी सब पे लगेगी। अगर कोई डिस्पोज ऑफ किया है और फुल ईयर मेथड है तो उस पे नहीं लगाएंगे। तो इसमें कोई डिस्पोजल का चक्कर ही नहीं है इस पूरे सवाल के अंदर। 2014 में ओपनिंग दिया हुआ था और 2015 में परचेज भी दिया हुआ है उसने। जी गाइज, यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है। ओके, अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, नीचे इसने दिया हुआ है कॉलम फिल करना है, तो हम इसमें जाके लिख देंगे 3000, और यहाँ लिख देंगे 4500। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वाला काम आपने करना है, आप भले पिक ले लें इसकी, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। इसने मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाने को बोला है।
मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाने को बोला है और दोनों साल का बोला है, मतलब 31 मार्च 2014 का भी, 31 मार्च 2015 का भी, दोनों साल का बोला है। तो आप इसकी पिक ले लें, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूँगा। ठीक है ना? दोनों साल का बोला है बनाने का। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और मोटर व्हीकल का भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक? अच्छा, इसके बाद इसने प्रोविजन फॉर डेप्सन अकाउंट बनाने को बोला है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। डेप्सन तो ऊपर आप निकाल चुके हैं ना, एक की 3000 थी, एक की 4500 थी। बस आपको बीडीसीडी लिखना है। ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपने घर जाके करना है। कल इंशाल्लाह मैं इस पे भी बात कर लूँगा और नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो भी कर लेंगे। फर्दर जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी मैं उसको भी रिस्पॉन्स कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा? यहाँ मैंने एक चीज़ नहीं करवाई थी कि एक्सप्लेन द टर्म डेप्रिसिएशन, बहुत आसान है। एस्टिमेटेड फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर द पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। और एक कॉज़ बताएँ कंप्यूटर की वैल्यू गिरने का, कोई एक रीज़न बताएँ। अब ख़्याल कीजिएगा, देखो बहुत सारे रीज़न होते हैं, हमें कंप्यूटर के हिसाब से बताना है, हमें कंप्यूटर के हिसाब से बताना है। तो आप सिंपल लिख दें, इकोनॉमिक रीज़न लिख दें। जी, जी बेटा, फिज़िकल डिटोरिएशन भी हो सकता है, वियर एंड टियर ये भी हो सकता है, यूज़ करने से वैल्यू गिर सकती है। कोशिश कीजिएगा यहाँ कंप्यूटर का वर्ड यूज़ किया है, कंप्यूटर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बताएँ। ठीक है गाइज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।